के लिए तो है ही। अच्छा चलो बहुत महंगा होने लगा है आजकल हार्टेक्स। कितने का पड़ा भैया? देखा 2 टीबी का पड़ा 5248 2 अच्छा टीबी का। ठीक ठीक ठीक। मैं भी लाया था ना अपने लिए, तो मेरा 1 TB का पड़ा था 4000। हाँ तो सही है। तो बच्चा लोग यार देखो, जी हम लोग जो है कल कौन कौन सा पदार्थ किया था हम लोगों ने? ये वाद तक हो गया था, वाद सिद्धांत। हम्म 3 प्रकार के, 4 प्रकार के सिद्धांत थे। ठीक। चलो चलो ये सब हम लोगों ने देख लिया था। मोक्ष इत्यादि क्या है, प्रयोजन क्या है, दृष्टांत सिद्धांत कितने प्रकार का होता है, अवयव क्या है, तर्क इत्यादि, निर्णय, वाद। वाद तक हम लोगों ने देखा था। चलो डिम्पल वाद क्या होता है? किसको कहेंगे वाद तर्क भाषा के अकॉर्डिंग? बोलो डिम्पल। क्या डिम्पल कुछ बोलने रही हो आज? हाँ डिम्पल आवाज आ रही है अब तक? आ रही है भैया आवाज। तो बताओ वाद क्या है? कोई बताएंगे वाद किसको कहते हैं? आप लोगों में से किसी को पता? कल ही हम लोगों ने पढ़ा है ना ये। मैं बताऊं सर? कोई नहीं बताएंगे वाद क्या होता है? वे सुजाता जी बताना चाहती हैं। कल ही पढ़ा है हम लोगों ने। जी सर। हाँ सर बताओ सुजाता। वाद 8 प्रकार का है, न्यून, अधिक, अपसिद्ध और 5 हेत्वाभास। आपके आवाज ब्रेक हो रही है या सबको वही सुनाई दे रहा है? मेरे तक तो ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज। नहीं भैया मुझे तो सही सुनाई दी। आवाज क्लियर है तो सर। ब्रेक हो गई थी। हाँ अब सही आ रही है। हाँ फिर से बोलना सुजाता। जी सर, वो वाद है ना, वाद है आपका 8 टाइप्स का, न्यून, अधिक, अपसिद्ध और 5 हेत्वाभास। और वाद का डेफिनेशन है आपका तद तथा वाद। हाँ क्या तो अच्छा लोग लगता है तत्व, आगे बोलो। तत्व बुभुत्स कथा वाद। हाँ तत्त्वोत्सव कथा इति वादः। ये 8 प्रकार के निग्रह स्थान इसके आधार होते हैं। ये 8 प्रकार के निग्रह स्थान वाद में कौन कौन से हैं? न्यून है, अधिक है, अपसिद्धांत है और 5 प्रकार के हेतुआभास है। ठीक है, और हेतुआभास आप सबने पढ़ा है पूरा अच्छे से। वाद के बाद आता है आपका जल्प नामक पदार्थ, जो 16 पदार्थों में 11वें स्थान पर जल्प आता है। ठीक है, चलो ठीक है, जल्प का डेफिनेशन पढ़ना। उभय साधन वती विजयगीषु कथा जल्पः सा च यथा संभवं सर्वनिग्रह आडम अधिकरणं परपक्षे दूषिते स्वपक्ष स्थान हाँ यहाँ पे जो है जल्प के बारे में जो है क्या है, जल्प भी एक प्रकार की कथा है, वितंडा भी एक प्रकार की कथा है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, दोनों में 2 लोग चाहिए। ठीक, एक वादी एक प्रतिवादी। ओके, तो यहाँ कह रहे उभय साधनवती विजुगुषु कथा जल्पा। एक शब्द आपने जाना पहचाना, आपको लग रहा होगा। उभय शब्द भी आप जानते हैं हिंदी में, साधन शब्द भी जानते हैं। ये विजुगीषु, इसका क्या अर्थ होता है बच्चा लोग? विजुगीषु का जीतने की आकांक्षा। ओके, हाँ, तो जल्प क्या होता है? उभय साधनवती। उभय का मतलब क्या होता है यहाँ पे? उभय शब्द से क्या तात्पर्य है? दोनों। हाँ वादी और, हाँ दोनों, वादी और प्रतिवादी के लिए उभय आया है। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे उभय का मतलब वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए यहाँ पे उभय पद आया है।
तो वैसी कथा जिसमें वादी और प्रतिवादी दोनों ये इच्छा करते हैं क्या, जीतने की, कि मैं जीत जाऊं। एक पर्सन कहता है कि मेरी जीत हो, बी वाला चाहता है कि मेरी जीत हो जाए। वैसी कथा जिसमें दोनों की इच्छा हो कि ए, दोनों में से ए या बी जीत सके, लेकिन कोई एक ही जीतता है। ठीक है, इच्छा दोनों करते हैं कि मेरी भी जीत हो जाए। जैसे शादी के बाद हस्बैंड वाइफ जो है चाहते हैं कि मेरी जीत हो जाए, वो ठीक है, वाइफ कहते मेरी जीत हो जाए, लेकिन जीतती कौन है, वाइफ ही। वही हाल यहाँ पे भी है जल। इसके बारे में क्या है कि वैसी कथा जहाँ पे दोनों चाहते हैं कि उनकी जीत हो जाए, ऐसी इच्छा से युक्त जो कथा होगी वो जल्प कहलाएगी। जल्प में क्या होता है कि साच यथा संभव, साप पद किसके लिए आया बच्चा लोग? साप पद यहाँ पे किसके लिए भैया आया? विजु जलपुर के लिए नहीं नहीं विजु विजु कथा विजु के लिए थे। हाँ, अब ऐसे विजु कथा ये जो हाँ जितने वाली जो कथा है ये जो है यथा संभवम सर्व निग्रह नाम अधिकरणम। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वाद में सिर्फ और सिर्फ 8 प्रकार के निग्रह स्थान इसका आधार होते हैं, लेकिन जल्प में सभी 22 प्रकार के निग्रह स्थान वैसे 22 प्रकार के होते हैं। आपको 22 का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में ये 22 प्रकार कौन कौन सा उसका आवश्यकता नहीं। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कहाँ पे किस वाद में, ठीक है, जल्प में कितनी जरूरत पड़ती है, वितंडा में कितने, वाद में कितनी। ठीक है, तो जल्प में यथा संभव हर मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है, पूरे 22 निग्रह स्थान इसके क्या होते हैं, आधार होते हैं। और इसमें क्या होता है कि पर पक्ष दूषित स्व पक्ष स्थापना प्रयोगवशानश्च। इसमें क्या होता है कि अगर सामने वाला कुछ भी कह रहा है, ठीक है, पर पक्ष, उसका खंडन कर दो। उसने जो भी तर्क कहा या कुछ अपने बात को रखा, उसके बात को खंडन करके स्वपक्ष और अपना पक्ष जो है उसके तर्क के खंडन करने के बाद, इसके विचार को खंडन करने का अपना पक्ष वहां पे रखता है या अपने पक्ष की स्थापना करता है, जैसे कि आचार्य विश्वनाथ। हाँ, ठीक है जी जी, जैसे कि आचार्य विश्वनाथ ने किया है। हाँ, दूसरे के मतों को खंडन करते हैं, फिर जाके अपना भी विचार प्रकट करते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत सारे डिबेट में भी देखते होंगे सबका खंडन किया, मोहम्मद का सबसे ज्यादा किया है, बहुत बुरी तरह से। बिल्कुल। हाँ, तो कभी आपने ऐसा देखा है कुछ कि सामने वाला कुछ कह रहा है, उसके बात को नकार करके फिर अपनी बात को सिद्ध करते हैं, कभी महसूस किया है? हाँ, बताएंगे हमेशा लौकिक जीवन में एग्जांपल जी कोई? सर, हमेशा जी सर, बताओ, ऐसा नहीं तो देखा क्या है। है एग्जांपल लौकिक जीवन का? देखा है, घर में कई बार देखा होगा कि कोई बड़े बुजुर्ग कुछ कहते होंगे, उसके बात को खंडन करके नहीं, बात अपनी मनवाते हैं, हुआ है? है ना, वो अपनी बात रखते थे, चाहे किसी भी सीक्वेंस में हो, किसी भी रिलेटेड भी ना हो, तो बोलेंगे हमारे जमाने में तो यही होता था, अब तुम कैसे हो। हाँ, तो इसको जल्प नहीं बोलते, इसको वितंडा बोलते हैं, वो वितंडा है। जल्प वाले में क्या होगा, दूसरा वाला भी इंसान मत रखता है लेकिन उसको खंडन कर देता है, ठीक है, और अपना मत स्थापना भी करता है। ये जल्प में। वितंडा में एक छोटा सा अंतर है, ठीक है। अब वितंडा और जल्प में देखने ना अंतर बहुत सूक्ष्म है, उसके बाद अभी मैं बताऊंगा दोनों में क्या सूक्ष्म अंतर है। तो देखो यहाँ पे, हाँ प्रभात बोलो। परपक्षे दूसरे स्वपक्ष स्थानम प्रयोग अवसानश्च, इसका क्या अर्थ है? हाँ, परपक्ष को दूषित करके, यानी परपक्ष यानी दूसरा जो प्रतिवादी जो कुछ भी कह रहा है, ठीक है, उसके मत को क्या कर देना, खंडन कर देना, ठीक है, उसके मत को जो है खंडित करके स्वपक्ष स्थापन प्रयोग वशान, अपने पक्ष को, मान लीजिए कि मैंने किसी बात पर डिबेट कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, आपने जो विचार रखा, मैंने उस विचार को किसी तर्क के द्वारा खंडित कर दिया, उसके बाद अपना मत कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ऐसे मत को स्थापित करना ही क्या हो गया, जल्प कहलाता है। ठीक है, ये जो है जल्प में क्या होता है कि दूसरे के मत को भी खंडित करते हैं और साथ ही साथ अपना मत भी देते हैं। जैसे विश्वनाथ जी जो है साहित्य दर्शन आप पढ़ते हैं, तो उसमें मम्मट आचार्य इत्यादि का या फिर वक्रोक्तिकार इत्यादि का जो है बहुत सारे आचार्यों का जो है मत को खंडित करते हैं। साथ ही साथ
खंडित करने के बाद अपना मत भी देते हैं कि नहीं देखो ये चीज ऐसे, इसका डेफिनेशन ये सही है। इस तरह के जहां भी है बहुत सारे ग्रंथ जल्प पे लिखा गया है, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ वितंडा पे लिखा गया है, ठीक है। और इसमें जो अधिकतर प्रथम जो है लाइन है, आपको क्या परपक्ष है ये, नहीं सर, जो ये वाला कह रहे बच्चा, नहीं सर, सबसे पहली वाली वो है साधनवती हाँ, विजिगीषु कथा। ये भी जल्प का ही डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन है जल्प का ही, कि दोनों में क्या होता है, दोनों को चाहता है, वादी और प्रतिवादी दोनों जीतना चाहता है कि मैं इससे जीत जाऊं, वो चाहता है मैं उससे जीत जाऊं। तो वैसी कथा जिसमें दोनों वादी और प्रतिवादी जीतना चाहते हैं किसी बात पे, किसी विचार पे, किसी मत पे, ऐसी कथा तो जल्प कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि एक आदमी जो है दूसरे आदमी के मत का खंडित कर देता है और साथ ही साथ अपना मत भी स्थापित करता है, और ये सभी प्रकार के निगला स्थान इसके आधार है। सिंपल सा है जल्प। हाँ बताओ बच्चे, इसमें कुछ विशेष किसी को कहना हो तो आओ चलो। इस जल्प समझ में आ रहा है? जी भैया। जी सर। वितंडा वाले में क्या होता है कि दूसरे के मत का जो है, ठीक है, सिर्फ खंडित करेगा, दूसरे के मत को, बात को काट देगा, ठीक। कई बार आप दो लोगों को ऐसे या किसी लोगों को देखते होंगे कि सामने वाला कुछ भी कह रहा है उसके बात को बिल्कुल नकार देता है, एकदम बिल्कुल मानता ही नहीं है, अपने मत को अपना विचार या अपना मत प्रकट नहीं करता, अपने मत का स्थापना नहीं करता, सिर्फ से वो नकारते चला जाता है, नहीं मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता हूँ। कई बार ऐसे आपने देखा होगा भैया हम लौकिक भाषा में भी प्रयोग करते हैं। आज इसने बिना बात का वितंडा खड़ा कर दिया। हाँ ठीक है। तो वितंडा वाले में, जल्प वाले में क्या है कि दूसरे की बात को भी खंडित करता है, साथ ही साथ अपनी बात भी मनवाता है, अपना बात भी रखता है। वितंडा वाले में क्या होता है, सिर्फ दूसरे के बात को, सामने वाले की बात को खंडित करेगा, अपना पक्ष कभी नहीं रखेगा, अपना विचार। क्या बच्चा, क्या बच्चा, बोलो बोलो। भैया वॉइस ब्रेक हो रही है। सबको हो रही है बच्चा? जी सर। सब ठीक है, लेकिन ब्रेक हो रही है, पता नहीं एक दिन ये बिल्कुल सही काम करता है, एक दिन पता नहीं इसको क्या हो जाता है। देखो यहाँ पे, चलो वितंडा का डेफिनेशन पढ़ना इसको, वितंडा वाला। पढ़ो, अभी पढ़ लो। मैं पढ़ू भैया? सर हाँ पढ़ो पढ़ो शाम। जी भैया। स एव स्वपक्ष स्थान स्थापना हीनो वितंडा स जय पर पक्ष दूषण मात्र पर्यावसाना नास्य वैदंड कस्य स्थाप्यः पक्षोस्ति। पक्षो, हाँ वितंडा क्या होता है कि स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, वो अपना पक्ष कभी नहीं रखता, वो अपने पक्ष से रहित होता है, ठीक है। उसका क्या कार्य है वितंडावादियों का, वह सिर्फ पर पक्ष दूषण मात्र, सिर्फ दूसरे के मत का खंडन करेगा, अपना मत कभी नहीं देता है, अपना मत कभी स्थापना नहीं करता है। किसी टॉपिक पे कोई आचार्य का मत है, उस आचार्य को बस वो खंडित कर देगा, उसके बात को मानेगा नहीं, ठीक है। और अपना बात जो है, अपना उसके बात को खंडित करने के बाद उस बात को जो है सही साबित करने के लिए अपना सिद्धांत कभी नहीं देगा, ठीक है। वो क्या है, वितंडावादी क्या है, कभी भी जो है अपना पक्ष जो है कभी भी स्थापित नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के बात को खंडित करेंगे। लेकिन जल्प वाले में क्या है कि दूसरे के बात को भी खंडित करेंगे, साथ ही साथ अपना मत भी प्रस्तुत करेंगे, अपना मत भी, अपना विचार भी बताएंगे किसी टॉपिक विशेष पे। लेकिन वितंडावादी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मत को स्थापित नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरे के बात को खंडित करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में एक सूक्ष्म अंतर ये है, कई बार एग्जाम में डेफिनेशन पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों के डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना, किसमें अपने पक्ष की स्थापना करता है, कौन अपने पक्ष से रहित होता है, यह ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। 11वां 12वां जो जल्प और वितंडा नामक पदार्थ है, क्लियर हुआ? बोलो बच्चा, किसको याद हुआ? सर कोई
कोई बताएंगे? मेरा क्लियर हो गया लेकिन अभी याद नहीं हुआ अभी। अच्छा ओके। छपिकुल, ये जल्प और वितंडा में क्या अंतर है? सर, जल जहाँ पे है वहां पे मतलब खंडन करने के बाद अपना मत वहां पे स्थापित करते हैं, और वितंडा में यहाँ पे अपना मत मतलब स्थापन नहीं करते हैं। यही अंतर है। ठीक, और क्या अंतर है? और दूसरे का मत का खंडन जल दोनों में कोई जीतने करता के है, लिए जीतने की इच्छा से करते हैं, अपना मत रखते हैं और दूसरे का खंडन करते हैं। हाँ, जल्प वाले में दूसरे के मत को खंडित करते हैं और साथ ही साथ अपना विचार भी रखते हैं। और वितंडावादियों में ऐसा नहीं है। वितंडावादी सिर्फ और सिर्फ दूसरे के मत को खंडित करेंगे, अपना मत कभी नहीं रखते हैं। ठीक है, ये अंतर है। और उसको संस्कृत में भी हाँ, सा और सा किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हाँ, ये सा नहीं, यहाँ पे सा ही है। ठीक है, सा है, यहाँ पे आके मात्र छूट गया है। ठीक है, ओके बच्चा। हाँ, यहाँ पे सा है, सा नहीं है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। चलो, आपको इसमें एक शब्द आया था वितंडा, स्वपक्ष स्थापना। हाँ बोलो, अमन कुछ कह रहे हो? कुछ कह रहे हो, बोलो। वितंडा थोड़ा मेरा इंटरनेट कनेक्शन खत्म है। वितंडा, चलो कोई बताएंगे वितंडा क्या होता है? हाँ, कौन बताएंगे? बोलो चलो। वितंडा में स्वपक्ष स्थान नाहिनो वितंडा, मतलब वो अपने पक्ष को कभी नहीं रखते हैं। दूसरा है साचा परपक्ष दूषण मात्रम पर्यवसानम, दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे पक्ष के मत का खंडन करते हैं। नास्य वैतांडिकस्य स्थाप्य पक्षो अस्ति, अपने मत का भी स्थापन नहीं करते हैं। ठीक है, देखो सा वाला जो पद है ये बिल्कुल सा, यहाँ सा ही है, सा नहीं है। सा ये कह रहा है कि वह जल्प नामक कथा जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वपक्ष की स्थापना से रहित होता, अपना पक्ष नहीं होता। तो वास्तव में वितंडा भी एक प्रकार का जल्प ही है। ठीक है, अंतर क्या होता है कि वितंडा में अपना पक्ष नहीं स्थापित करता है कोई व्यक्ति विशेष। ठीक है, वह जल्प क्या कहलाया जाता है? वितंडा हो जाता है। और वितंडा में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ दूसरे के मत का जो खंडन किया जाता है। तो यहाँ पे जो सा है, सा नहीं है, सा ही है। सा किसके लिए? कि जो जल्प के लिए, वैसा जल्प जिसमें अपने पक्ष की स्थापना से रहित है, वही जल्प क्या बन जाता है? वितंडा हो जाता है। ठीक है, अंतर दोनों में बस क्या है? खंडन का है। दोनों जो है, ठीक है, एक जो है अपना मत भी प्रस्तुत करता है और एक जो अपने मत से रहित होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा जो है अपने मत को स्थापित करता है, कौन अपने मत को स्थापित नहीं करता है। और साथ ही साथ ये देख लेना कि दूसरे के मत का खंडन कौन कौन करता है। म्यूट कर लीजिएगा बच्चा लोग। दोनों में जो है जीतने की कथा है। ठीक है, विदुषु कथा, यानी दोनों जो है जीतना चाहते हैं, लेकिन जो है जीतता कौन है? वही जो परपक्ष को समाप्त करता हो। जल्प में भी वही है, वितंडा में भी वही है। तो इसमें एक शब्द आपने देखा होगा, कथा। कथा किसको कहते हैं? कथा शब्द का क्या डेफिनेशन है दर्शन के अकॉर्डिंग? दर्शन के अकॉर्डिंग तो कुछ और होगा, साहित्य के अकॉर्डिंग तो कथा भी कल्पित होती है, जो गद्य का भाग बन जाते हैं। लेकिन साहित्य में अलग है। हाँ, दर्शन में क्या है इसका डेफिनेशन, कोई बताएंगे? कौन बताएंगे? चलो प्रभात बाबू पढ़ना इसको। हाँ, एक मिनट। हाँ, प्रभात बाबू पढ़ना इसको। कथा तु नाना कृतक पूर्वोत्तर पक्ष प्रतिपादक वाक्य संदर्भ। किसी ग्रंथ विशेष में आपने देखा है
एक तरफ किसी आचार्य का वर्णन, आचार्य ने कोई मत दिया है पूर्व पक्ष वो है, फिर उत्तर पक्ष में उन पूर्व मतों का खंडन भी किया गया है। ऐसा कोई ग्रंथ विशेष देखा आपने या कहीं भी कुछ भी किसी ये आचार्य भैया होता दो है, आचार्यों के बीच? साहित्य में भी शैली होती है, उत्तर और पक्ष और पूर्व पक्ष लिखते हैं। महाभाष्य में आप देखेंगे ना पद्मशालिक, मिलेगा। पद्मशालिक में देखिएगा आप, हाँ। वहां पर है पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है और आचार्य उत्तर दे रहे हैं। फिर पूर्व पक्षी पुनः शंका उठा रहा है, फिर आचार्य उसका समाधान कर रहा है। ओके। हाँ बच्चा, तो कथा क्या है कि दो पक्ष होते हैं, एक पूर्व पक्ष एक उत्तर पक्ष, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, अपने अपने जो है मत को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो कथा क्या है, नाना वक्तृक पूर्वोत्तर, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के द्वारा जो भी प्रतिपादक वाक्य कि पूर्व पक्ष ने भी कुछ कहा, उत्तर पक्ष ने भी कुछ कहा, तो ऐसा वाक्य जिसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्षों के द्वारा प्रस्तुत की गई हो, नाना वक्तृक अनेक प्रकार के वाक्यों से युक्त, वो क्या कहलाता है, आपका कथा कहलाता है। एक मिनट, कौन गेट पे है, लाइन पे रहना बच्चा लोग, आप लोग कोई आए हैं, रुक जाओ। अब चलो, आवाज आ रही है? जी भैया। जी। हाँ, यानी अनेक वक्ता से युक्त, ठीक है, जिसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष हो, ऐसे वाक्य से युक्त जो कथा होती है, जिसमें अनेक प्रकार के जो है पूर्व पक्षों का मत और उत्तर पक्षों का मत होता हो, हाँ, वो कथा कहलाती है। हाँ बोलो बच्चा। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया मत, हाँ, या प्रस्तुत किया, हाँ, वाक्यों से युक्त मत, बोलो बोलो बोलो। प्रस्तुत किया गया वाक्यों से युक्त मत, उसके बाद क्या बोला? कथा कहलाती है, वो कथा कहलाती है। हाँ, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के द्वारा, जिसमें अनेक प्रकार के वक्ता हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ एक आचार्यों का मत हो, अनेक प्रकार के आचार्यों का जो है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष से युक्त जो वाक्य है वो कथा कहलाती है, ठीक है। यही साहित्य में जाएंगे तो कथा अलग हो जाता है, दर्शन में अलग हो जाता है, ठीक है बच्चा। दर्शन में आपने देखा होगा तर्क भाषा में कि जो मीमांसावादी है, बौद्ध दर्शनवादी है, ठीक है, अलग अलग विचार रखते हैं किसी किसी टॉपिक पे, ठीक है। फिर जो है न्यायवादी जो उनके मतों को फिर उसे पूर्व पक्ष मान के फिर उत्तर पक्ष में उसका जवाब भी देते हैं। तो एक प्रकार की कथा है, एक प्रकार का जो है वहां पे मत है अनेक प्रकार के आचार्यों का, तो सभी क्या कथा के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन वही आप साहित्य में जाएंगे तो उसका डेफिनेशन अलग हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। ये समझ में आई यहाँ पे कथा क्या, कथा का डेफिनेशन क्या है? भैया इसके अंतर्गत जो ब्रह्म सूत्र है वो आ जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे अलग मतलब खंडन किया गया है। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे भी दो, हाँ, जहाँ पे भी दो वक्ता आ जाएं या दो से अधिक आ जाएं, ठीक है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष हो, अर्थात एक वक्ता ये कह रहा फिर उसके मत का वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या जा रहा है उत्तर पक्ष के द्वारा, वो सब कथा कहलाएगी। दर्शन बेसिकली, हेलो अच्छा भैया वॉइस ब्रेक हो रही थी, आवाज आ रही है? हाँ भी आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है आवाज? हाँ, तो सभी क्या कथा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये आपका जल्प हुआ, वितंडा हुआ, इससे पहले हमने वाद पढ़ा। इसके बाद जो अगला जो है 13वां नंबर का, वो हेत्वाभास। हेत्वाभास आप सभी ने पहले से पढ़ चुके हैं, तो जो कुछ भी आपने हेत्वाभास पढ़ा था पहले अनुमान के टाइम पे, ठीक है, तो तर्क भाषाकार जो है हेत्वाभास को भी एक पदार्थ के रूप में मानते हैं, जिसके विषय में आपने पूरा पढ़ लिया पहले से, ठीक है। इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ा दिया था। कितने प्रकार के हेत्वाभास होते हैं, कौन बताएंगे? 5 प्रकार के तीनों में होते हैं और कुछ सामान्य होते हैं उसमें। हाँ, नाम क्या क्या है? शैव विषय, विरुद्ध, शत्रुपक्ष, असिद्ध और बाधित।
हाँ वेरी गुड, ठीक है। उनके बाद आपने देखा होगा उन सबका क्या क्या डेफिनेशन है अलग अलग ग्रंथों में, जो तर्क संग्रह, तर्क भाषा, न्याय सिद्धांत, मुक्तावली में। तो वो टॉपिक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया था। छल नामक, छल को भी एक पदार्थ के रूप में माना गया। छल का मतलब क्या होता है बताइए, किसको छल कहेंगे? लौकिक भाषा में तो धोखे को या फिर चालाकी को छल कहा जाता है लौकिक भाषा। अच्छा, छल कपट। हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ शब्द और अर्थ के बीच में, ठीक है, कि जो शब्द मैं कह रहा हूँ वो शब्द उसका अर्थ उस रूप में ना लेकर किसी दूसरे अर्थ में ग्रहण करने लगते हैं आप, तो दर्शन के रूप में वहां पे छल कहा जाता है। ठीक है, एक ही पद के कई अर्थ होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने पर वो आप सामने वाले किस अर्थ में ग्रहण कर रहे हैं, यदि उसका अभिमत जो अर्थ वहां पे उचित है वो अर्थ ना लेके कोई दूसरा अर्थ ग्रहण करता है कोई दूसरा व्यक्ति, तो वहां पे छल कहलाता है, छल नामक पदार्थ कहलाता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन समझ जाएंगे और एग्जाम्पल भी आप समझ जाएंगे। चल पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो आप, नव कम्बलो अयम देवदत्ता है, कि देवदत्त के पास नव कम्बल है। तो नव पद का क्या अर्थ है बच्चा लोग आप लोग के मन में? नया, संख्यावाचक, नूतन। हाँ, मतलब एक नवीन अर्थ में भी होता है और एक संख्यावाचक में भी होता है। तो आप लोग कौन सा, यहाँ पे कौन सा अर्थ है कि नव कम्बलो अयम देवदत्ता, कि देवदत्त के पास नव कम्बल है? बताओ। नूतन में होगा, नवीन होगा। बोलो अच्छा, नवीन, नूतन, ओके, और संख्यावाचक होगा। अच्छा, संख्यावाचक जनरली जो है, हाँ, देवदत्त के पास नवीन कंबल है। ठीक है, ये अर्थ यहाँ पे जो है, नौ कंबल का करेगा भी क्या वो? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नव शब्द जो है, इसका अर्थ जो है वादी जो है, सामने वाला जो व्यक्ति है, यहाँ पे नवीन अर्थ में कहना चाह रहा है, लेकिन जो श्रवण करता है, जो ये जो सुनने वाला है, ठीक है, वो क्या करता है, उस अर्थ का जो है, उस शब्द का अर्थ जो है वो संख्यावाचक में ले लेता है। तो ऐसे में वो जो है वहां पे अर्थ का अनर्थ हो रहा है, तो एक प्रकार का छल नामक पदार्थ की श्रेणी में आता है। तो इसका डेफिनेशन वही है, देखो बहुत सिंपल है। नीतू पढ़ना इसको, इस डेफिनेशन को। हाँ नीतू। अभिप्राय अंतरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थ अंतरम परिकल्प दूषण अभिधानम छलम। हाँ, क्या है कि जिस अभिप्राय से, जो मतलब जिस अभिप्राय से आपने किसी शब्द से प्रयुक्त से किसी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन सामने वाला अर्थ अंतरम परिकल्प, किसी दूसरे अर्थ की परिकल्पना कर लेता है, जिस कारण से दूषण अभिधान, वो शब्द का अर्थ दूषित हो जाता है, यही क्या कहलाता है? छल कहलाता है। जैसे यहाँ पे कोई जो है नव शब्द का प्रयोग करता है नवीन अर्थ में, लेकिन कोई जो है व्यक्ति इस पद का अर्थ अपने मन से परिकल्पना करके इसका अर्थ संख्यावाचक ले लेता है, जिस कारण से इस वाक्य का जो है संपूर्ण अर्थ दूषित हो जाता है, यही एक प्रकार का छल कहलाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, लौकिक एग्जाम्पल बन सकता है, या आपने देखा कई बार आपने किस अर्थ में कहा है, सामने वाला व्यक्ति उससे उस अर्थ में ग्रहण ना करके किसी दूसरे भिन्न अर्थ में ग्रहण कर लेता है। वो तो बात हो रही थी बैंड बनाने वाली, जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि आइए अभिधा में लेना है लक्षण में लेना। हाँ, तो कई बार जो है वक्ता कहना सटीक किस अर्थ में कहता है, लेकिन जो सुनने वाला है वो किसी दूसरे अर्थ में ग्रहण कर लेता है। तो छल का जो है बहुत ज्यादा जो है एक प्रकार का अपने लौकिक जीवन में प्रयोग होते हुए देखा होगा या अनुभव किया होगा सबने। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रहेगा बच्चा। एग्जाम्पल इसके अतिरिक्त और भी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही हो, कुछ भी हो। ठीक है बच्चा, मतलब दूषित कर देना। हाँ, तो छल के कारण क्या होता है, ये वाक्य का जो अर्थ क्या हो जाता, दूषित हो जाता है ना। हमने कहा कुछ और सामने वाले ने कुछ और अर्थ का ग्रहण कर लिया, तो एक प्रकार का क्या वाक्य दूषित हो गया। ठीक है ना। हाँ बच्चा लोग, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या छल में? जी सर। बताओ चलो।
अब छल के बाद आती है जाति। जाति का मतलब ये नहीं कि जो है भैया ये भी पढ़े ना, ऊपर जो पैराग्राफ है वो क्या है? कौन बच्चा, कौन सा? ये इति वाक्य न्यूटन, ये वही जो हिंदी में हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि नूतन अर्थ में प्रयोग किया गया है, लेकिन जो है सामने वाला जो है उसे जो है संख्यावाचक में प्रयोग कर लेता है, जिस कारण से जो है यहाँ पे जो है जो वाक्य है दूषित हो जाता है। जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया उसी का भावार्थ है, इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब इसका डेफिनेशन से है, मतलब इसके एग्जाम्पल से। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? नहीं भैया। चले आगे। अब जो है जाति, जाति का मतलब क्या समझते हैं? हाँ, सामान्य पदार्थ, सामान्यत्व, सामान्य। ओके ओके। यहाँ पे सर यहाँ पे असत उत्तरम जाति है। थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। चलिए दीपिका पढ़ना। हाँ क्या मतलब? हाँ बोलो। असत उत्तर जो है जाति क्या मतलब? सर रॉन्ग आंसर देना होगा क्या? अच्छा रॉन्ग आंसर, ओके ठीक है। हाँ कोई और कोशिश करेंगे? कोई और कोशिश करेंगे? चलो बच्चा देखो यहाँ पे जाति का जो है डेफिनेशन बहुत छोटा है। असद उत्तरम जाति, इसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि ये जो जाति है उत्कर्ष सम, अपकर्ष सम आदि भेद से अनेक प्रकार का होता है। इसमें जो है तर्क भाषाकार ने जो है कभी भी जाति जो है टोटल कितने प्रकार की होती है उन्होंने पूरा वर्णन नहीं किया, बस उन्होंने एक लाइन में उन्होंने कहा जो जाति होती है उत्कर्ष सम और अपकर्ष भेद से कई प्रकार की होती है। तो साफ पद यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया? हाँ बच्चा चलो जाति के लिए। ठीक है, तो जाति के लिए ध्यान रखना। तो जाति जो मान लीजिए उत्कर्ष में ये पूरा कोटेशन दे दे, आपसे पूछे साफ पद किसके लिए है तो क्या बोलोगे आप लोग? जाति 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 के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना बाबा। और ये जो है जाति का डेफिनेशन असद उत्तर, असद उत्तर जो है गलत उत्तर जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। चले हाँ दीपिका पढ़ना। हाँ बोलो प्रवास कह रहे हो। असद उत्तरम जाति, असद उत्तरम का क्या अर्थ है? असद मतलब गलत, ठीक है, गलत उत्तर जाति के रहता है। अब एग्जाम्पल से समझ जाओगे कि क्या है। ये एग्जाम्पल पढ़ना दीपिका। यथा शब्दो अनित्य कृतकत्वाद घटवदि युक्ते कश्चिदेव महा यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवच शब्दो अनित्य स्यात् तर्हि तनेन हेतुना तद्वे शब्दः स अवयवो अपि स्यात्। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, चलो ये जो घट होता है, घट किसका बना हुआ होता है? मिट्टी का। मिट्टी का ना, ठीक है। तो मिट्टी में बहुत सारे उसके अवयव होंगे, छोटे छोटे अवयव, तभी सभी आपस में मिलकर जो है एक घट का निर्माण होता है ना। कपाल होते बहुत सारे, यानी बहुत छोटे छोटे अवयव जो है आपस में मिलकर मिट्टी बन के फिर सबको एक आकृति के रूप में दिया, घट बना। ये चीज तो पता है ना? ये चीज चलो अब इस चीज को जो है देखो कैसे वो गलत इसको सिद्ध करते हैं। जैसे शब्द जो अनित्य होता है कृतकत्वाद, ठीक है, उसका रीजन है घटवत। घट के समान शब्द क्या है? अनित्य होता है। क्यों? वो कृतकत्वात है। ये कृतकत्वात इससे संबंधित आपने किसी अनुमान में पढ़ा है आप लोगों ने? बताओ। जी भैया पढ़ा था। कहाँ पढ़ा है? कहाँ पे? ये जो है एग्जाम्पल कहाँ पढ़ा है कि शब्द अनित्य कृतकता घटवत। घट शब्द क्या अनित्य है और उसका हाँ ठीक है। हाँ जब आप त्रिविध लिंगम पढ़ते हैं तो उसमें एक एग्जाम्पल ये भी आता है कि शब्द क्या अनित्य है, घट के समान
क्यों घट के जैसे निर्माण होता है वैसे शब्द भी उच्चारित होने के बाद क्या वो अनित्य हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे हेतु दिया जा रहा है, हेतु क्या दिया जा रहा है, ठीक है, कि घट के समान यानी कृतकत्वेन, ठीक है, कृतक होने के कारण इसका हेतु किसके समान, घटवत, घट के समान शब्द भी क्या है, अनित्य है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, यदि जो हेतु दिया जा रहा है उस हेतु में और जिसके समान, घट के समान, तो घट जो है बहुत सारे छोटे छोटे उसमें अवयव होते हैं, तो क्या शब्द में भी छोटे छोटे अवयव होते हैं? जैसे शब्द में, घट में छोटे छोटे अवयव मिलकर मिट्टी के जो है छोटे छोटे अवयव मिलकर घट का निर्माण करते हैं, तो क्या शब्द में भी उसी प्रकार से अवयव होते हैं क्या घट के समान? नहीं होते। नहीं भैया, नहीं होते। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो घटवत कह रहे हैं, जो हेतु दिया जा रहा है, क्या वो हेतु घट के साथ संबंध बना पा रहा है शब्द के लिए? यदि ऐसा होता कि यदि शब्द में भी अवयव होता है तो घट के समान, जैसे हम घट को प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, ठीक है, अपने नेत्रों के द्वारा, क्यों उसमें अवयव होता है। यदि जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि शब्द जो है अनित्य होता है घट के समान कृतकत्वात होने के कारण, और घट में बहुत सारे अवयव होते हैं, जिस प्रकार से घट को देखा जा सकता है, उसके अवयवों को प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देखा जा सकता है, क्या शब्द को फिर यदि हम मान लें कि शब्द में भी अवयव होता है उसी घट के समान, तो क्या शब्द का प्रत्यक्ष हो पाएगा? बोलो भैया, अगर आप शब्द को अवयवी मानोगे तो उसका प्रत्यक्ष होगा, लेकिन शब्द अवयवी नहीं होते इसलिए उनका प्रत्यक्ष भी नहीं होता। हाँ, तो इसका मतलब जो यहाँ पे घटवत कहा जा रहा है फिर वो क्या असद उत्तर है, गलत यहाँ पे उत्तर दिया जा रहा है। इससे तो यानी कि पूछना कुछ और बताना कुछ और। हाँ, ठीक है, तो जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है, शब्द के अनित्य को प्रूफ करने के लिए घटवत, तो वहाँ कहते हैं कि अच्छा ठीक है, घटवत के द्वारा आप सिद्ध कर रहे हैं कि घट के समान शब्द अनित्य होता है, लेकिन आचार्य कह देते हैं कि नहीं, घट में तो अवयव होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर मिट्टी का रूप बनता है, मिट्टी जब फिर घट को बनाता है, तो यदि इस रूप में अगर माने तो शब्द अगर अनित्य है तो शब्द के भी अवयव होंगे, और यदि शब्द के अवयव होंगे तो जैसे घट के अवयव हमें दिखाई देता, तो फिर तो शब्द का अवयव जो है श्रवण इंद्रियों के द्वारा ना होकर चक्षु के द्वारा हमें शब्द का ग्रहण होना चाहिए कि नहीं? बोलो। हाँ चलो जी भैया, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं भाई। यही कारण है कि शब्दों को नित्य माना जाता है, यही कारण है कि शब्दों को नित्य माना जाता है, और जो व्याकरण है ना वो भी शब्दों को नित्य मानते हैं, और महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं सिद्ध शब्दार्थ संबंध है, यानी कि जो शब्द है और जो शब्द और अर्थ के बीच का जो संबंध है वो नित्य है, वो सिद्ध है, वो बनाया नहीं जाता। चलो, इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको जाति का डेफिनेशन क्या है वो ध्यान रखना, ठीक है, और ये जो उत्कर्ष सम और अपकर्ष सम से अनेक प्रकार का होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पे एक छोटा सा जो है अपकर्ष का जो डेफिनेशन वो प्रयोग करते हैं, एक बताते हैं कि अपकर्ष क्या होता है, तो इसको देख लीजिए, इसके डेफिनेशन को। चलो निधि पढ़ना इसको। बोलो अच्छा निधि। जी सर, कोई शांत है। अपकर्ष तो दृष्टांत अंतर्गतेन धर्मेण अव्याप्तेन अव्यापकस्य धर्माभावस्य साधनम। यहाँ जो है उत्कर्षम, म्यूट कर लेना निधि, उत्कर्षम और अपकर्षम का डेफिनेशन है, ठीक है। तत्र अव्याप्तेन दृष्टांत, दृष्टांत का क्या मतलब होता है? चलो उदाहरण। उदाहरण क्या डेफिनेशन है दृष्टांत का, जो हम लोगों ने कल पढ़ा भी है? बोलो अच्छा। जिस पर वादी और प्रतिवादी एक मत हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे उत्कर्षम और
अपकर्ष संकट जो है एग्जाम्पल दिया गया है कि जहाँ पे इसी दृष्टांत में जो है जो साध्य है, साध्य और पक्ष क्या होता है आप लोगों को पता है? कोई आइडिया? जी भैया। साध्य और पक्ष क्या है? साध्य जहाँ सिद्ध करना है जिसको और सिद्ध करना है। हाँ, और पक्ष जिसमें सिद्ध करना इसको है। हाँ संदिग्धवाद पक्षः। ठीक है, वेरी गुड। तो हिंदी में भी ध्यान रखना है और संस्कृत में भी याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जितना भी आपने अनुमान वाले में पढ़ा है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, वो सब, ठीक है। अच्छा, तो जाति तक आज इतना रखते हैं। कल जो है हम लोग जाति के बाद जो है जाति का जो है उत्कर्ष से अपकर्ष क्या है उसको समझेंगे। और कल निग्रह स्थान समझ के फिर ये आपका कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 टॉपिक रहेगा, कैसे कोई पदार्थ का जो उत्पत्ति होता है, कैसे विनाश क्रम क्या है, बहुत सारे परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग, नीचे नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो कल हम लोग निग्रह स्थान देख लेंगे। निग्रह स्थान के बाद कोई भी जो है पदार्थ कैसे बनता है और विनाश काल उसका क्या, विनाश काल में वो अपने अपने मूल कारणों में कैसे विलीन हो जाता है, ठीक है। परमाणु की सिद्धि कैसे है, परमाणु सिद्धि कैसे कर सकते हैं कि प्रत्येक द्रव्य जो है परमाणु से बना हुआ है, ठीक है। वो सब हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद छोटा सा टॉपिक और होगा इसमें, हाँ, विज्ञानवाद क्या है, ठीक है। अच्छा, तो कल ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल के बाद फिर हम लोग सर्वदर्शन संग्रह देखेंगे, ठीक है बच्चा। आज इतना ही रख